हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष गर्ग और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का समर्थ सीवीटी एग्जाम प्रेप में। आज हम एनटीए द्वारा रिलीज किए गए 2022 में मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के हैं, तो आज हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विद ईच एंट्री 1, 2 और 3। तो बच्चों हमें यहाँ दे रखा है कि हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालनी है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो और हर एक एंट्री या तो 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो। ठीक है, अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स किस तरीके से बना सकते हैं हम? A11, A12, A21, A22। ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी? 4। और हर एक एंट्री के लिए हमें 3 चॉइसेस दे रखी है, या तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 या फिर 3। तो एक एंट्री के लिए जब हमारे पास 3 चॉइस है तो सेकेंड एंट्री के लिए भी वही 3 चॉइस है। इसी तरीके से थर्ड एंट्री के लिए भी 3 चॉइस है और फोर्थ एंट्री के लिए भी हमारे पास 3 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगी हमारी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। तो बच्चों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 81। अब यहाँ पे इसने नॉर्मल मैट्रिक्सेस की बात की हुई है, मतलब जनरली आप कोई किसी भी तरीके की मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनकी एंट्रीज 1, 2 या 3 हो सकती है। अगर यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स को नहीं लेके ये कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स लेता है, सपोज इसने बोला होता सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी किस तरीके की होती है? जहां पे उसका ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक होती है जहां पे ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, अब बच्चा जैसे आप सभी को पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारी डायगोनल एंट्रीज होती है वो हमेशा 0 होती है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है वो अपोजिट साइन में आती है और इक्वल मैग्नीट्यूड में आती है। सपोज यहाँ पे हमारी एंट्री है ए, तो हमारी एंट्री यहाँ पे आएगी -a। यहाँ पे है एंट्री बी, तो यहाँ एंट्री आएगी -b। और यहाँ पे एंट्री है सपोज सी, तो यहाँ आएगी -c। इसी तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, वहाँ पे एंट्री 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। मान लो हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई A, B, C, D, E, F। तो यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज आ सकती है? B, C एंड E। बच्चों अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों एंट्रीज हमारी इक्वल है, साइन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर हमने एक जगह इसकी चॉइस दे दी तो दूसरी जगह उसकी चॉइस अपने आप आ जाएगी। सपोज हमने यहाँ पे A की वैल्यू ली 1, तो उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी -1। यहाँ पे वैल्यू ली कुछ 2, तो यहाँ पे अपने आप वैल्यू -2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू है। अगर हमने यहाँ पे B को कोई चॉइस दे दी सपोज 3, तो यहाँ पे भी 3 ही आना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइस बनती है? अगर 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई होती तो एक चॉइस बनेगी A के लिए, फिर B के लिए, C के लिए, D के लिए, E के लिए एंड F के लिए। हमारे पास 6 स्पेसेस है और हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास 3 चॉइस दी हुई है, तो हमारे पास वैल्यूज हो जाएगी 3 की पावर 6। इतनी नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? हमारे पास 3 चॉइसेस हैं ओनली, A, B और C, तो 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 4 दे रखा है एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है 3। अब हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, अब ए मैट्रिक्स हमें दी रखी है इन्वर्टिबल,
बच्चों आप सभी को पता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। ठीक है बच्चों, और यहां पे उसने डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी दे रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3। नाउ हमें ऑर्डर कितना दे रखा है मैट्रिक्स का? 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे वैल्यू डिटर्मिनेंट की दे रखी है 3 एंड नाउ n की वैल्यू दे रखी है 4, तो इसकी पावर हो गई 4-1, तो हमारा आंसर हो गया 3 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 27। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी उसने इन्वर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और इसमें हमें एंट्रीज दी गई है 2, लैम्डा एंड -3। नाउ सेकेंड रोज में एंट्री है 2, 0, 5। थर्ड रो में एंट्रीज है 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2। बच्चों इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालेंगे हम? सबसे पहले लेंगे फर्स्ट एंट्री और इसकी रो और कॉलम को छुपा लेंगे, इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 0 × 2 -5 × 1। फिर लेंगे अपोजिट साइन, जो हमने पहले लिया था, पहले साइन था पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ लैम्डा। इस सेकंड रो को छुपा लेंगे एंड फर्स्ट रो को छुपा लेंगे एंड सेकंड कॉलम को छुपा लेंगे और इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो 2 × 2 -3 × 5। ना बच्चों चलेंगे हमारी थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री दे रखी है हमारी -3 और वो आएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ -3। अब थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छुपा लेंगे, यहां पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 -0 × 3। अब बच्चों यहां पे हमारी वैल्यूज आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 5 × 2 -10। यहां पे आ जाएगा माइनस लैम्डा, वैल्यूज आएगी 2 × 2 4 -3 × 5 15। यहां पे वैल्यू हो गई हमारी -11, तो ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लेंगे × 11। अब उसके बाद आती है हमारी -3, ये तो वैल्यू 0 हो गई बच्चों, ये हो गई 2, तो 3 × 2। हमारी वैल्यू कितनी आई? 11 लैम्डा -16। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने के लिए हमारे पास जो वैल्यू दी गई है ये वाली, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये वैल्यू कब नॉन जीरो हो सकती है? ये सिंपल एक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 16/11। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे फिर से एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका ऑर्डर दे रखा है 4। अब यहां पे एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एडजॉइंट ए दे रखा है हमें 5 × I, और यहां पे I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब ये किस तरीके की मैट्रिक्स हो गई? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। यहां पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब उसने पूछा है आगे कि हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हम
हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाओगे तो पहले आपको ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसके बाद 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो इसकी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उन सब का हमें प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स दे रखा है हमें, फर्स्ट एलिमेंट है 5, सेकंड रो में जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 5, इसी तरीके से थर्ड में भी है 5 और फोर्थ में भी है। तो ये हो गया हमारा 5⁴, विच टर्न्स आउट टू बी 625। तो यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसका ऑर्डर दे रखा है 3 एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं हम, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स तो दे नहीं रखी, तो हम एडजॉइंट निकाल नहीं सकते, तो इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि मैट्रिक्स गिवन नहीं है हमें। तो इसका फॉर्म डिटर्मिनेंट निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमारा आ जाएगा बच्चों 1/1/2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 3 2 -3 0 एंड 5 -2 5 एंड 0। और यहां पे पूछा गया है हमसे कि ये किस तरीके की मैट्रिक्स है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बच्चों यहाँ पे हम समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स आती है। मैट्रिक्स 2 तरीके की हो सकती है, या तो हो सकती है रेक्टेंगुलर या हो सकती है स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का होता है हमेशा साइज, और इसका साइज होता है m×n। यहां पे m n के इक्वल नहीं होता, और m होती है नंबर ऑफ रोज, n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ऑर्डर। जब भी आपके ऑर्डर की बात हो तो आप अपने आप समझ जाना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। अगर उसका ऑर्डर दे रखा है सपोज n, तो वो मैट्रिक्स किस तरीके की होगी, n×n की, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी n होगी और कॉलम्स भी n होंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी बेटा, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसका हमें काम पड़ता रहता है। एक तो होती है डायगोनल मैट्रिक्स, एक होती है स्केलर, एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आ जाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आ जाती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इन सब के अलावा 2 मैट्रिसेस और होती है हमारी, अपर ट्रायंगुलर
और लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है बच्चों, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये मैट्रिसेस किस तरीके की होती है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसा कि पहले बताया था। सपोज इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n। सपोज इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके की दिखेगी? 1 0 0। मान लो इसका ऑर्डर है n, तो इसमें होंगे n कॉलम्स और n ही होगी इसमें नंबर ऑफ रोज। और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो सारे 1 रहेंगे और डायगोनल के अलावा कोई भी एंट्री 0 रहेगी। इस स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है बच्चों, अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सपोज k कोई स्केलर है, उससे हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मैट्रिक्स बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल का हर एक एलिमेंट होगा k और डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स होंगे 0। यहां पे एक और स्पेशल चीज है कि डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आती है हमारी बच्चों हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी कुछ स्केलर की तरीके की ही होती है, बस इसमें एक चीज अलग होता है कि जो हमने डायगोनल पे एलिमेंट्स लिए थे वो स्केलर में तो हर एक एलिमेंट इक्वल था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे हो गया a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ पे कुछ और चलता है, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। और ये डायगोनल के एलिमेंट्स 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं। इस तरीके की अगर कोई मैट्रिक्स बनती है उसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पे से हम एक और चीज बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी? और डायगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? हर एक एलिमेंट इक्वल होता है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट 1 होता है डायगोनल पे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इससे आगे चलते हैं हम। अब आ जाते हैं हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। एक है अपर ट्रायंगुलर, एक है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जो डायगोनल है, सपोज ये n ऑर्डर की है मैट्रिक्स है हमारी, अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स नॉन 0 हो और नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, UT। यहां पे सारे एलिमेंट नॉन 0 होना भी जरूरी नहीं है, बस लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन है कि इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए डायगोनल के। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है?
इसकी जस्ट अपोजिट हमने लिया यहां पे डायगोनल। अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, यहां पे हमें पता नहीं है जीरो हैं या नॉन जीरो हैं, लेकिन अगर ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं डायगोनल के, तो इसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है बच्चों, अब जो हमने अभी 5 मैट्रिसेस पढ़ी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आइडेंटिटी, फोर्थ स्केलर और डायगोनल, इन पांचों की एक और खास प्रॉपर्टी है। इन पांचों मैट्रिक्स में अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन पांचों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल। डायगोनल में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वही आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, अब इनके अलावा हमारे पास 2 मैट्रिसेस और बचती हैं। पहली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? जब हमारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं? सपोज कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमें 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमें इसका ट्रांसपोज लेना है ए ट्रांसपोज, तो जो हमारी फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। तो यहां पे हमारे एलिमेंट्स आ गए A11, A12, A13। सेकेंड रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे सेकेंड कॉलम में, A21, A22, A23। इसी तरीके से थर्ड रो के आ जाएंगे एलिमेंट्स थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, A31, A32, A33। अब बच्चों आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, आप ये तीनों एलिमेंट्स तो इक्वल हैं हमारे दोनों मैट्रिक्स में, ना इनकी पोजीशन चेंज हुई ना कुछ और चेंज हुआ। ठीक है, अब बाकी के एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो इनकी पोजीशन शफल हो गई। जैसे A21 पहले सेकंड रो में था, अब सेकंड कॉलम में पहुंच गया। इसी तरीके से A13 थर्ड रो में आ गया, पहले थर्ड कॉलम में था। ठीक है बच्चों, अगर हमें A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज करना है तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि ये जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा अगर ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए? A12 इक्वल्स टू A21, A13 इक्वल्स टू A31 और A23 इक्वल्स टू A32। ये कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जब आपका A ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A के इक्वल हो। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है A, पहले वाली मैट्रिक्स मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। नाउ अब इसका ट्रांसपोज लिया हमने। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया A11, A12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन के हिसाब से हमारा ये जो A ट्रांसपोज है ये नेगेटिव ऑफ A के बराबर होना चाहिए। तो ये आना चाहिए नेगेटिव ऑफ A के बराबर, मतलब इसमें जो एंट्रीज है उन सबको हम नेगेटिव ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इन सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या एंट्रीज आएंगी बच्चों? नेगेटिव ऑफ A11, नेगेटिव ऑफ A12, नेगेटिव ऑफ A13, नेगेटिव ऑफ A21, A22, ठीक है बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल होनी चाहिए तब जाके हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अब ये इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? A11 नेगेटिव ऑफ A11 के कब इक्वल हो सकता है? A11 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A11, ये कब हो सकता है? A11 को इधर ले जाए तो ये बन गया 2A11 इक्वल्स टू 0, A11 इक्वल्स टू 0। जब A11 की वैल्यू 0 हो तभी ये वाली वैल्यू पॉसिबल है कि A11 नेगेटिव ऑफ A11 के इक्वल हो जाए, क्योंकि 0 होने से उस पर चाहे नेगेटिव साइन हो ना चाहे पॉजिटिव साइन हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से A22 माइनस ऑफ A22 के इक्वल कब होगी? सॉरी, A22 नेगेटिव ऑफ A22 के इक्वल कब होगी? जब A22 0 हो जाए। और इसी तरीके से A33 भी 0 हो गई हमारी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन देखने को मिली कि इसके हर एक डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। अगर डायगोनल एलिमेंट कभी भी नॉन जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स कभी भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। तो जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी उसमें ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 0 आ गई और ये वैल्यू भी 0 आ गई। अब ऑफ डायगोनल एंट्रीज के बारे में हम देखते हैं। यहां पे दे रखा है A12 और यहां पे है माइनस ऑफ A21। तो A12 होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A21 के इक्वल, A13 होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A31 के इक्वल एंड A23 होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A32 के इक्वल। आपको इसमें देख के पता चल रहा होगा A12 होना चाहिए हमारा नेगेटिव ऑफ A21, इसी तरीके से A13 होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A31 और A23 होना चाहिए हमारा नेगेटिव ऑफ A32। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए लेकिन अपोजिट साइन की होनी चाहिए। इसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए लेकिन अपोजिट साइन की होनी चाहिए। ये दोनों भी इसी तरीके से इक्वल होनी चाहिए लेकिन अपोजिट साइन की होनी चाहिए, तब जाके ये हमारी बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहां पे जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी 0 हैं, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सोच सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, लेकिन उस डायरेक्शन में जा सकते हैं क्योंकि हमारी डायगोनल एंट्रीज सारी 0 हैं। ठीक है, अब हम ऑफ डायगोनल एंट्रीज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन की हैं, यहाँ पे भी वैल्यूज इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन की है, यहाँ पे भी वैल्यूज इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन की है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई हमारी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी और मीन वेरिएंस इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं, एनटीए द्वारा रिलीज किए हुए 2022 के एनटीए मॉक टेस्ट में। ठीक है बच्चों, गुड बाय, कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।